नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। देहरादून धामी ने तेजी से जनसंख्या बदलाव पर जिलाधिकारी से मांगी रिपोर्ट। राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को मंजूरी। उत्तराखंड में सरकारी जमीनों का होगा यूनिक आईडी नंबर। पेंशनरों ने मांगी ओपीडी में कैशलेस इलाज की सुविधा। 7 शहरों को जल्द मिलेगा जल भराव से मुक्ति। राष्ट्रीय खेलों में 4 नए खेल जल्द किए जाएंगे शामिल। सरकार के खिलाफ आज धरना देगा संयुक्त विपक्ष। द्वितीय केदार भगवान मद महेश्वर के कपाट खुले। हेमकुंड में एक श्रद्धालु की मौत। गोपेश्वर आपदा प्रभावितों के अनुरूप नीति बनी मेघा पाटेकर। कर्णप्रयाग नारायण बगड़ में महिला की हत्या में युवक धरा। देवप्रयाग में पैराफिट से कार टकराए 2 घायल। चंबा के नेल गांव के पास कार की टक्कर शिक्षिका की मौत। उत्तराखंड में परवान नहीं चढ़ पाए राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी योजना। नैनीताल मानव वन्यजीव संघर्ष मामले में प्रमुख सचिव वन तलब। पुलिस भर्ती परीक्षा के परिणाम पर उठाए गए सवाल। अल्मोड़ा के विकास को नई कार्य योजना बनाई जाएगी, डीएम। नमस्कार, न्यूज विस्तार से। देहरादून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में बाहर से आने वाले लोग जमीन या मकान सत्यापन के बाद ही खरीद सकेंगे। सोमवार को सचिवालय मीडिया से बातचीत में धामी ने कहा कि उत्तराखंड में कई स्थानों में जनसंख्या में अचानक बढ़ोतरी हुई है। इस डेमोग्राफिक बदलाव पर जिलाधिकारियों को सख्ती से नजर रखने को कहा गया। जिला प्रशासन ने ऐसे सभी स्थानों की रिपोर्ट मांगी है। सीएम धामी ने कहा कि ऐसे स्थानों पर पुलिस लगातार सत्यापन अभियान चलाएगी। जो भी संदिग्ध व्यक्ति पाए जाते हैं उनकी पुरानी हिस्ट्री भी खंगाली जाएगी। शांतिप्रिय देवभूमि में किसी भी कीमत पर आंच नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिलों में जहां नई प्लाटिंग हो रही है उनमें नियमानुसार सभी कार्रवाई हो। यदि कोई भी शिकायत आ रही है तो संबंधित अफसरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्राम समाज की जमीनों पर भी अतिक्रमण ना हो। यदि ऐसा हो रहा है तो संबंधितों पर कार्रवाई की जाएगी। धामी ने कहा कि सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स लगातार अभियान चला रही है। खुद लोग भी अतिक्रमण हटा रहे हैं, जो नहीं हटा रहे हैं उसे प्रशासन हटा रहा है। यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक उन्होंने जमीनें अतिक्रमण मुक्त नहीं होती। उन्होंने कहा कि धर्म की आड़ में किसी भी कीमत पर सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देहरादून राज्य कर्मचारियों के पेंशन और पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4% महंगाई भत्ते डीए की फाइल को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार मार्च में अपने कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ते का लाभ दे चुकी है। राज्य कर्मचारी भी डीए को लेकर लगातार सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं। अभी राज्य कर्मचारियों को 38% डीए मिल रहा है। जनवरी से जून तक माह का 4% डीए मिलना उन्हें बाकी है। वित्त विभाग ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को 4% डीए देने की फाइल पिछले दिनों मुख्यमंत्री धामी को भेजी थी, जिसे सोमवार को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बेगलू ने इसकी पुष्टि की है। अब जल्द इसके विधिवत आदेश होंगे। सोमवार दोपहर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार पांडे के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल सचिव बेगलू से इस बाबत मिले। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकारी जमीनों में अतिक्रमण न रोक पाने वाले अफसरों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। ऐसे अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। कहा कि सरकारी भूमि से विशुद्ध रूप से अतिक्रमण हटना है। इसके लिए शासन से जो आदेश जारी होगा उन पर सभी जिलों को तेजी से कार्य करना होगा। धामी ने गृह विभाग को बड़ी भारी व्यक्तियों किराएदारों को नियमित सत्यापन की हिदायत दी है। कहा कि अतिक्रमण को हटाने के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करेंगे। प्रदेश में सभी सरकारी जमीनों का अलग विशेष क्रमांक यूनिक नंबर होगा। इस कवायद के तहत सभी विभाग अपनी संपत्तियों का एक रजिस्टर बनाकर उसका डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करेंगे, जिससे भविष्य में सरकारी भूमि पर होने वाले अतिक्रमण की पहचान आसानी से की जा सकेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर आयोजित बैठक में अफसरों को यह निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि सरकारी भूमि की समय समय पर सैटेलाइट फोटो ली जाए। भूमि से अतिक्रमण हटाने को जिले से लेकर राज्य स्तर तक गठित कमेटियां नियमित रूप से इस पर निगरानी रखे। सीएम ने सभी जिलाधिकारियों को शत्रु संपत्ति का स्थलीय निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन शत्रु संपत्ति को जिला प्रशासन ने अब तक अपने अधीन नहीं लिया उन्हें शीघ्र लिया जाए। जिन्हें अधीन लिया जा चुका है उन्हें क्या पब्लिक प्रोजेक्ट बन सकते हैं, इस संबंध में प्रस्ताव शासन को भेजा जाए। उन्होंने अवशेष शत्रु संपत्तियों के जल्द चिन्हीकरण को भी कहा है। बैठक में वन अधिकारियों ने बताया कि अब तक 455 हेक्टेयर क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया जा चुका है। बैठक में मुख्य सचिव डॉक्टर एस एस संधू, अपर मुख्य सचिव राधा रतोड़ी, आनंद वर्धन, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, डॉक्टर पंकज पांडे, एससी सेमवाल, बीएस पांडे, प्रमुख वन संरक्षक अनूप मलिक, एडीजी वी मुरुगेशन, एपी अंशुमान, विशेष सचिव रिद्धिमान अग्रवाल, मुख्य वन संरक्षक वन पंचायत पराग मधुकर धकाते। देहरादून राज्य में जल भराव से जूझते शहरों को जल्द ही समस्या से निजात मिलने की उम्मीद है। राज्य के 7 प्रमुख शहरों के सिंचाई विभाग नए सिरे से ड्रेनेज प्लान तैयार
कर प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। सिंचाई विभाग के अध्यक्ष इंजीनियर जयपाल सिंह ने इसकी पुष्टि की। सिंह ने सोमवार को बताया कि यह ड्रेनेज प्लान भविष्य की चुनौतियों और संभावनाओं का आकलन करते हुए बनाए जा रहे हैं, जिससे शहरों के ड्रेनेज व्यवस्था को बेहतर किया जा सके। हल्द्वानी के ड्रेनेज प्लान का खाका काफी हद तक तैयार है। मालूम है कि राज्य में जलभराव की एक बड़ी समस्या है। मैदानी जिलों में बरसात के दौरान यह समस्या और गहरी हो जाती है। अपना हिंदुस्तान अखबार में इस बात को प्रमुखता से छापा गया था। सरकार ने समस्या का स्थानीय समाधान तलाशने में फोकस किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी अफसरों के संबंध में निर्देश दे चुके हैं। धामी ने भविष्य की चुनौती को ध्यान में रखते हुए ड्रेनेज को लेकर ठोस सिस्टम बनाए जाने पर जोर दिया। सिंह ने कहा कि सभी शहरों के ड्रेनेज प्लान एडवांस स्थिति में हो। सभी पहलुओं से अध्ययन के बाद इसकी विस्तृत रिपोर्ट शासन को सौंपी जाएगी। सूत्रों के अनुसार अल्मोड़ा को छोड़कर बाकी 6 शहरों के जल भराव को फोकस में रखते हुए ड्रेनेज प्लान तैयार किए जा रहे हैं। अल्मोड़ा में ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाने पर काम किया जा रहा है। देहरादून उत्तराखंड के 1.5 लाख से अधिक पेंशनरों ने सरकार के राज्य स्वास्थ्य योजना के तहत ओपीडी में कैशलेस इलाज की सुविधा देने की मांग की है। राज्य पेंशनर परिषद के प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को मुख्य सचिव डॉक्टर आजाद संधू से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार के जीओ में पूर्व में कहा गया था कि उन्हें दवा और जांच की सुविधा भी कैशलेस मिलेगी। ऐसा नहीं हो रहा है। पेंशनर बोले कि 31,000 से अधिक पेंशनरों ने अव्यवस्थाओं के कारण राज्य स्वास्थ्य योजना छोड़ी है। ऐसे में इन पेंशनरों को वर्ष 2006 के जीओ के आधार पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा दी जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से जीओ पुनर्जीवित नहीं किए जाने से हजारों पेंशनरों के लाखों के बिल अटक गए हैं। परिषद ने मांग की कि राज्य स्वास्थ्य योजना से जुड़ने छोड़ने को लेकर 6 माह में विकल्प की व्यवस्था की जाए। सीएस ने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान परिषद के अध्यक्ष विपिन चंद बमराड़ा, नवीन नैथानी, गणपत सिंह बिष्ट, एसपी बेटवाल आदि मौजूद रहे। खेल और युवा कल्याण विभाग के निदेशक जितेंद्र सोनकर ने बताया कि राष्ट्रीय खेलों का मेजबान राज्य अपनी ओर से कुछ खेल आयोजन में जोड़ सकता है। राज्य सरकार के इस निर्णय में केंद्रीय खेल मंत्रालय और ओलंपिक संघ का भी अनुमोदन लेना होता है। आमतौर पर राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है। सोनकर ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तिथियां राज्य सरकार को तय करनी है। उन्हें इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके लिए 25 मई को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई है, जिसमें 4 नए खेलों के चयन के साथ ही खेल की तिथियों पर भी चर्चा की जाएगी। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों में राज्य भी 4 नए खेल शामिल करेगा। राज्य सरकार ने खेलों के चयन की सुविधा प्रक्रिया शुरू कर दी है। उत्तराखंड राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अक्टूबर 2024 में होना है। यूं तो राष्ट्रीय खेलों में 34 प्रतियोगिताएं होती है, पर उत्तराखंड अपने यहाँ होने वाले 38वें खेलों को यादगार बनाने के लिए इसमें 4 नई स्पर्धाओं को शामिल करना चाहता है। 4 नए खेलों के चयन को लेकर खेल विभाग की ओर से तैयारी की जा रही है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान मलखंब, योगासन और कराटे के साथ ही एक अन्य खेल को भी शामिल करने की योजना है। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तैयारी में खेल विभाग जुटा हुआ है और मार्च 2024 से खेलों को पूरा किया जाना है। राज्य में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रपुर, गुलर, भुज और नैनीताल में बने स्टेडियम पर खेल मैदान में किया जाना है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सर्वदलीय बैठक को जनता में कोई उत्साह नहीं है। उन्होंने कहा कि अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहे उक्त दल दृष्टिकोण का राग अलाप रहे हैं, जिससे जनता पहले अस्वीकार कर चुके। भट्ट ने सोमवार को भाजपा मुख्यालय में कहा कि अवैध धार्मिक अतिक्रमण कार्रवाई के खिलाफ विपक्षी की आपत्तियों को देवभूमि ने दरकिनार कर दिया है। सर्वदलीय बैठक के उद्देश्य में सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम धामी के नेतृत्व में विकास कार्यों ने इन सब दलों की सियासी जमीन खिसका दिया, तभी ये दल अपने स्वार्थों के लिए साथ खड़े होने को मजबूर हैं और नौटंकी कर रहे हैं। वहीं आज अपने राजनीतिक अस्तित्व बचाने अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए धामी सरकार के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक पार्टियां कभी नहीं चाहती कि देवभूमि की संस्कृति, धार्मिक और आध्यात्मिक पहचान कायम रहे। उन्होंने कहा कि भाजपा धर्मांतरण कानून, यूसीसी, सख्त भू कानून और धार्मिक अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष का उद्देश्य सिर्फ अपने पक्ष में से मतों का परिवर्तन करना है, चाहे इसके लिए प्रदेश में कितना ही जनसांख्यिकी परिवर्तन क्यों न हो जाए। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता यह अच्छे से जानते हैं कि विपक्षी बहकाव में आने वाले नहीं हैं। उखीमठ द्वितीय केदार भगवान मदमहेश्वर के कपाट भक्तों के दर्शनार्थ खोल दिए गए। सोमवार को वैदिक मंत्रोच्चारण, विधि विधान एवं पूजा अर्चना के साथ मंदिर के कपाट खोले गए। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने यात्रा को लेकर सभी तैयारी कर ली है। पहले दिन स्थानीय लोगों ने मदमहेश्वर पहुंचकर भगवान के दर्शन कर पुण्य अर्जित किया। बीते 19 मई को पूजा अर्चना तथा नए अनाज का भोज लगने के बाद विधि विधान से पंच केदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में डोली को स्थापित किया गया, जबकि 20 मई सुबह उत्सव डोली ने मदमहेश्वर के लिए प्रस्थान किया। केदारनाथ के रावल भीम शंकर लिंग की उपस्थिति में मदमहेश्वर मंदिर के पुजारी बगेश लिंग ने पूजा अर्चना संपन्न करते हुए मदमहेश्वर की चल विग्रह डोली को रवाना किया था। मंदिर समिति मुख्य कार्याधिकारी योगेंद्र सिंह ने बेहतर यात्रा तैयारियों के लिए सभी कर्मचारियों को निर्देश किया। अब भगवान मदमहेश्वर के लिए 6 माह ग्रीष्मकाल में धाम में दर्शन होंगे। मदमहेश्वर मंदिर समूह सतह से 3470 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए रांची से 16 किलोमीटर पैदल यात्रा कर मदमहेश्वर पहुंचाया जा सकता है। मंदिर समिति मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़
ने बताया कि भगवान की डोली ने 20 मई को विभिन्न स्थानों में भक्तों को दर्शन देने के बाद प्रथम पड़ाव रांची में विश्राम किया, जबकि 21 मई को डोली रांची से रात्रि प्रवास के लिए गोडार गांव पहुंची। सोमवार को गोडार से डोली मधमेश्वर पहुंची, जहां पूर्वाह्न 11 बजे कपाट भक्तों के दर्शनार्थ खोल दिए गए। उधर बीकेटीसी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय ने भगवान मधमेश्वर के कपाट खोलने पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने देश के विदेश के यात्रियों से मधमेश्वर आने का आह्वान किया। इस मौके में पुजारी बागेश लिंग, प्रधान वीर सिंह रावत, यात्रा प्रभारी रमेश नेगी, दीपक पवार, जिला प्रशासन के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, वन विभाग कर्मियों सहित स्थानीय भक्त और यात्री मौजूद रहे। गोपीसर सोमवार को हिंगपुंडी यात्रा मार्ग पर घांगरिया के समय यात्री की मृत्यु हुई। यमुनोत्री धाम के दर्शन को आए एक श्रद्धालु की हार्ट अटैक से मौत हो गई। हेमकुंड यात्री पर घांगरिया के समय यात्री की मृत्यु हो गई। पुलिस कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार रविवार को सरदार मंजीत सिंह पुत्र सरदार जोगिंदर सिंह निवासी सुल्तानपुर थाना तलवंडी चौंधरिया जिला कपूरथला पंजाब, उम्र 45 वर्ष, पूर्णा से घांगरिया जाते हुए अचानक बेहोश हो गए। उनकी साथी द्वारा कंडी और संगत की मदद से घांगरिया चिकित्सालय मंजीत को लाया गया, जहां परीक्षण के बाद डॉक्टर ने मंजीत सिंह को मृत घोषित कर दिया। मृतक का पंचनामा भरा गया और मृतक के भाई को उनकी सूचना दे दी गई। गोपीसर पर्यावरणविद मेघा पाटेकर ने कहा कि आपदा प्रभावित जोशीमठ सीमांत क्षेत्र है। सीमांत क्षेत्र में गांव के लोग सीमा के प्रहरी भी होते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को प्रभावितों के लिए स्थायी और जन आकांक्षाओं के अनुरूप नीति बनानी होगी। आपदा प्रभावित परिवार के आधार में नहीं छोड़ा जा सकता। यह बात उन्होंने सोमवार को जोशीमठ और भूदशा से प्रभावित लोगों से मुलाकात के दौरान कही। मेघा ने आपदा प्रभावितों से उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के धरना स्थल पर जाकर उन्हें समर्थन किया। यहाँ मेघा पाटकर ने कहा कि आपदा प्रभावित जोशीमठ के लोगों के दर्द को समझते हैं। धरना स्थल पर जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक अतुल सतीश समेत आंदोलन से जुड़े अन्य लोगों ने मेघा को सामने आ रही समस्याओं से अवगत कराया। घटना स्थल पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। जन आंदोलनों से जुड़ी मेघा पाटेकर ने कहा कि सरकार को इनका मनोबल बनाए रखने के लिए आगे आना होगा। बड़ी बात और संवेदनशील हिमालय में बड़ी परियोजनाएं हिमालय के हित में नहीं है। मेघा पाटेकर ने महिलाओं को रचनात्मक संघर्ष की शक्ति बताया। वनों को बचाने के लिए प्रसिद्ध आंदोलन चिपको मूवमेंट में महिलाओं के योगदान की चर्चा में मेघा पाटेकर ने की। वनीकरण और पर्यावरण संरक्षण में बोलते हुए मेघा पाटेकर ने कहा कि प्रकृति को हरा भरा रखना सभी की जिम्मेदारी है। कहा कि ऑक्सीजन बंद की महत्ता हमने कोरोना के वक्त समझी है। आप लोग ऑक्सीजन के परेशान हो गए थे। मेघा पाटेकर ने दिल्ली में महिला पहलवानों के आंदोलन को भी समर्थन देने की बात कही है। कर्णप्रयाग नारायणगढ़ विकास खंड के जुनेर गांव में एक महिला की हत्या के आरोप में पुलिस ने एक युवक की गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि झगड़े में बीच बचाव के दौरान एक महिला के सिर पर पत्थर लग गया था, जिसका उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। परिजनों के तहरीर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए कार्रवाई की। पुलिस उपाधीक्षक अमित कुमार सैनी ने मामले को खुलासा करते हुए बताया कि बीते 11 अप्रैल को वादी शंभू प्रसाद पुत्र इतवारी राम निवासी ग्राम जुनेर द्वारा राजेंद्र पुत्र मोहन टमटा निवासी जुनेर और राकेश लाल पुत्र रोशन लाल का आपस में झगड़ा हो रहा था। इस दौरान बीच बचाव करने शंभू प्रसाद की माता पुष्पा देवी मौके पर आई तो गजेंद्र ने पत्थर मारा तो पुष्पा देवी के सर के पीछे लगा। घटना में बेहोश हुई महिला को उसके परिजन उपचार हेतु दून अस्पताल ले गए, जहां 13 अप्रैल को पुष्पा देवी की मृत्यु हो गई, जिसके बाद शंभू प्रसाद द्वारा राजस्व पुलिस से 302, 323 और 34 भारतीय दंड विधान बनाम गजेंद्र आदि से संबंधित अभियोग पंजीकृत किया गया। पंजीकृत अभियोग की प्रारंभिक विवेचना नारायण बगड़ द्वारा संपादित कर अभियोग जघन्य अपराध होने के कारण जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक परमेंद्र डोभाल के आदेश से 22 अप्रैल को मामले की विवेचना पुलिस उप निरीक्षक अजीत कुमार को सौंपी गई। महिला की हत्या जैसे जघन्य घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु कई निर्देश भी दिए गए तथा पुलिस उपाधीक्षक कर्णप्रयाग स्मिथ सैनी की परीक्षण में टीम गठित की गई थी। देवप्रयाग बद्रीनाथ यात्रा से लौट रही कार यहां अनियंत्रित होकर मंदिर मोहल्ले के ऊपर गिरते गिरते बच गई। तेज गति की कार पैरापेट से टकराकर रुक गई, जिससे कार खाई में गिरने से तो बाल बाल बच गई। कार में चालक से 5 लोग सवार थे। बीती सवार देर शाम देवप्रयाग मंदिर स्थित मोहल्ले के ऊपर से गुजरने वाले राजमार्ग पर बड़ा हादसा होने से टल गया। राजमार्ग पर बद्रीनाथ यात्रा से लौट रही तेज रफ्तार कार अचानक बेकाबू होकर सड़क किनारे से पैरापेट से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त कि मजबूत पैरापेट का एक बड़ा हिस्सा टूट गया, जिससे कार यहाँ घरों के ऊपर गिरते उसके पिछले टायर मौलवी में पूरी तरह से धंस गई। आसपास के लोगों ने कार सवार सभी लोगों को तुरंत बाहर निकाल दिया। कार सवार कटिहार बिहारी निवासी सुरगुत घोष पुत्र हरिहर को गुम चोट आ गई है, जिसके चलते अतुल पुत्र कलीराम उत्तरी सिविल लाइन साकित मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश को हल्की चोटें आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी बागी में भर्ती कराया। कार में सवार सुरजीत घोष की बेटी दामाद और नातिन पूरी तरह सुरक्षित थी। एसएसआई अनिरुद्ध मैठानी ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
चंबा छोटी कॉलोनी सड़क मार्ग में नैल गांव के पास कार की टक्कर लगने से राजकीय इंटर कॉलेज बांग सुधार चंबा में कार्यरत शिक्षिका की मौके पर ही मौत हुई। पुलिस ने शिक्षिका को टक्कर मारने वाले कार चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। चंबा थाना अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह बुटोलो ने बताया कि सोमवार सुबह करीब 8 बजे चंबा ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज बाग सुधार में कार्यरत गीता रावत 48 पत्नी शिवेंद्र सिंह रावत निवासी खवाड़ा पट्टी वासर हाल निवासी भगीरथीपुरम टेहरी सुबह अपनी कार से राजकीय इंटर बाग सुधार ड्यूटी पर जा रही थी। शिक्षिका ने नैल गांव के पास अपनी कार रोकी और वो कार से उतर रही थी कि इसी दौरान चंबा से छोटी कॉलोनी की ओर जा रहे कार सवार कैलाश नोटियाल निवासी नागगांव प्रताप नगर ने शिक्षिका को कार में जोरदार टक्कर मारते दुर्घटना में शिक्षक गीता रावत के मौके पर ही मौत हुई। पुलिस ने मृतक शिक्षिका को मौके पर पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बौराड़ी भिजवाया। पुलिस ने कार चालक कैलाश नोटियाल को मौके से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। देहरादून उत्तराखंड में अंतर जनपदीय राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की सुविधा परवाह नहीं चल पाई। इसके तहत धारक दूसरे जनपद में जाकर किसी भी राशन की दुकान से राशन ले सकते हैं। खास बात यह है कि अंतर राज्य योजना के तहत दूसरे राज्य के लोगों को यहां राशन मिल रहा है। करीब 3 साल पहले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट NFSA के तहत राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की सुविधा शुरू की गई थी। व्यवस्था के तहत उत्तराखंड के कार्ड धारक राज्य की किसी भी सरकारी दुकान से सार्वजनिक वितरण यानी PDS का राशन ले सकते हैं, जिसके लिए उपभोक्ता का ब्यौरा खाद्य विभाग के ऑनलाइन पोर्टल में डाला जाना था। फिर ये सरकारी सस्ता विक्रेता को पॉइंट ऑफ सेल POS से राशन में मशीन से लिंक किया जाता है, जिसको अब मशीन उपभोक्ता बायोमेट्रिक तरीके से कहीं से भी राशन ले सकता है। लेकिन उत्तराखंड में स्थानीय स्तर पर यह व्यवस्था शुरू नहीं हो पाई। योजना शुरू होने के 3 साल बाद भी खाद्य निगम का सॉफ्टवेयर संचय अपडेट नहीं हो पाया है, जिसके चलते ऐसे में स्थानीय लोग योजना का लाभ नहीं ले पा रहे। वहीं दूसरे राज्यों के लोग जो उत्तराखंड में रह रहे हैं उन्हें सरकारी दुकान से राशन मिल रहा है। नैनीताल हाईकोर्ट ने मानव वन्यजीव संघर्ष नियंत्रित करने के लिए कोर्ट के पूर्व के आदेश का पालन न करने पर नाराजगी जताई। इस मामले में प्रमुख सचिव वन RK सुधांशु को 14 जून को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए गए। संबंधित जनहित याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायाधीश राकेश थवरियाल की खंडपीठ में हुई। मामले के अनुसार देहरादून निवासी अनुपंत ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि नवंबर 2022 में संबंधित सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय में ने प्रमुख वन सचिव वन का दिशा निर्देश दिए थे कि उसमें कहा था कि राज्य में मानव वन्यजीव संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करें। इस मामले पूर्व में तत्कालीन प्रमुख वन सचिव विनोद सिंघल की ओर से दायर शपथ पत्र में न केवल कागजी कार्रवाई का उल्लेख था, धरातल में मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के शपथ पत्र में कुछ उल्लेख नहीं हुआ। सोमवार को दोबारा इस मामले की सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पूर्व के इस आदेश का पालन नहीं हुआ है, इसलिए और समय दिया जाए। उधर याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि जनहित याचिका दायर करने के बाद प्रदेश में अब तक करीब 14 लोग वन्य जीवों के शिकार हो चुके हैं। लोक सेवा आयोग की ओर से बीते रविवार को जारी किया गया पुलिस भर्ती परीक्षा चयन के परिणामों पर अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए। संबंधित अभ्यर्थियों ने सोमवार को लोक सेवा आयोग पहुंचकर सचिव को ज्ञापन भी सौंपा है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत को दिए गए ज्ञापन में विशु कुमार, अरविंद, राहुल, वीरेंद्र कुमार आदि अभ्यर्थियों से बताया गया कि पुलिस आरक्षी PSC IRB फायरमैन परीक्षा 2021 में फायरमैन के कुल 445 पद निर्धारित किए गए थे, जिसमें पुरुषों के लिए 312, महिलाओं के लिए 133 पद विज्ञापन के अनुसार आरक्षित किए गए थे। लेकिन बीते 21 मई को जब परिणाम जारी किया गया तो उसमें महिलाओं को अधिक 321 पद में चयनित किया गया, जबकि पुरुषों को पद कम करके 124 चयनित किया गया, जो विज्ञापन के अनुसार उचित नहीं है। अभ्यर्थियों ने सचिव को ज्ञापन देते हुए इसका जल्द समाधान करने की मांग की। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत का कहना है कि चयन परिणाम में कोई गड़बड़ी नहीं है, अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर उनका चयन किया गया है। चंपावत नगर क्षेत्र में पेयजल किल्लत की आशंका बढ़ने लगी है। दरअसल बिजली लाइन में फॉल्ट आने से 2 दिन से कोयराला पंपिंग योजना से पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही। स्टॉक में जमा पानी का वितरण कर लिया गया। अब स्रोतों से पानी का आवंटन किया जा रहा है, लेकिन इन स्रोतों में 50% की गिरावट आ गई है। चंपावत नगर पालिका क्षेत्र में पेयजल किल्लत की आशंका बढ़ गई है। यहाँ वर्तमान में अधिकांश क्षेत्रों में कोयराला पंपिंग योजना से पानी की आपूर्ति की जा रही है, लेकिन बीते 2 दिन से कोयराला पंपिंग योजना की विद्युत लाइन खराब होने की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई, इस वजह से यहाँ पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही। योजना के तहत हिंगला देवी मंदिर के पास 1100 KL क्षमता का मुख्य टैंक और 650 व 400 KL क्षमता के 2 वितरण टैंक बनाए गए। टैंकों में जमा पानी का वितरण कर दिया गया है, लेकिन पंपिंग योजना सुचारू रूप नहीं होने पर पेयजल संकट की आशंका बढ़ने लगी है। पेयजल योजना के दोनों टैंकों से GIC रोड, कनाल गाँव, मादली, छताल, मल्लीहाट, तल्लीहाट, कलेक्ट्रेट, शांत बाजार, भट्टी, भैरवा, दड़ा, बिस्ट आदि इलाकों में पेयजल की आपूर्ति की गई। जल संस्थान अब रोखेत व अन्य गदरों से पानी की आपूर्ति की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्रोतों के डिस्चार्ज में पहले से ही 50% की गिरावट आ गई है। शीघ्र बिजली लाइन ठीक नहीं होने पर पेयजल संकट की समस्या बढ़ने का अंदेशा जताया जा रहा है।